नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आज जिस मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये पूरी साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स बदलने वाली कहानी है। यह मामला सिर्फ शेख हसीना के प्रत्यर्पण का नहीं, यह दक्षिण एशिया में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत है। क्या भारत अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी को ढाका को सौंप देगा, या फिर इस प्रत्यर्पण के बहाने एक बड़ी रणनीतिक सौदेबाजी शुरू हो चुकी है? क्योंकि असली सवाल हसीना नहीं, असली सवाल है भारत बांग्लादेश संबंधों के भविष्य की। चीन पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका का असर और साउथ एशिया में शुरू हो चुका नया ग्रेट गेम। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं समझेंगे, हम समझेंगे इसके पीछे छिपी हुई पूरी रणनीति को, पावर प्ले को और आने वाले समय के संकेत को। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तटस्थ रहिएगा और उसके बाद अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। साथियों, भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, जिस प्रकार से अमेरिका और चीन का प्रभाव यहां बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से यहां की सरकारें अपने कंट्रोल में नहीं है, यहां की सरकारें मोहरा बन चुकी हैं और उनका निर्णय कोई और ले रहा है, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के। और आज का टॉपिक है आपके स्क्रीन पर, भारत हसीना सौंपेगा बांग्लादेश में न्यू ग्रेट गेम। और इसके लिए समाचार पत्रों को हम आधार जो बनाए हैं, एक एक करके सभी समाचार पत्रों को देख लेते हैं। एक तरफ है हिंदुस्तान टाइम्स, दूसरा है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और तीसरा बांग्लादेश का ही न्यूज़पेपर है। इनको हम लिए। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, इन सबटेल शिफ्ट इंडिया से शेख हसीना एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट बिंग एग्जामिन्ड। साउथ चाइना भी लिखता है, इंडिया ओपन्स डोर टू शेख हसीना एक्सट्राडिक्शन टॉक्स और दिल्ली ढाका थॉ। तीसरा जो न्यूज़पेपर है वो लिख रहा है, रिक्वेस्ट बिंग एग्जामिन्ड, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन ऑन शेख हसीना एक्सट्राडिशन। इसी के ऊपर बात हो रही है, प्रत्यर्पण के ऊपर जो है वो बात हो रही है। और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, इस तस्वीर को देखकर आपको बांग्लादेश का वह दिन याद आ रहा होगा जब बांग्लादेश में बदलाव हो रहा था। ये वो जन आंदोलन है साथियों जो 2024 में बांग्लादेश में हुआ था। 2024 में जब बांग्लादेश में व्यापक जन आंदोलन हुआ और उसके बाद सरकार की ओर से हिंसक दमन देखने को मिला, तो स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर हुई। और गंभीर इतनी ज्यादा हुई कि शेख हसीना को जो है वह सत्ता छोड़ना पड़ा था। शेख हसीना सत्ता छोड़कर भारत चली आई थी। आप सभी को याद आ रहा होगा वो सारा का सारा घटना। अब यहीं से कहानी काफी रोचक हो जाती है। नई बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक रूप से उनके प्रत्यर्पण की जो है वो मांग की और पहली बार दिल्ली ने यह कहकर संकेत दिया है कि मामला हमारे यहां विचाराधीन है। यानी भारत अब इस मुद्दे को साधारण रूप से अनदेखा नहीं कर रहा है। यही परिवर्तन इस पूरे कहानी को जो है वो असाधारण बना रही है कि भारत इतने बड़े बदलाव के लिए क्यों तैयार है। साथियों, 2009 से लेकर 2024, यानी कि ये जो पूरा का पूरा 15 साल था, इस 15 साल के बीच हसीना सरकार भारत के लिए केवल एक सरकार नहीं थी, वह एक रणनीतिक स्तंभ थी। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उग्रवाद और सीमा पार आतंकवाद को नियंत्रित करने में हसीना सरकार ने पूर्ण रूप से, अगर हम बात करें, तो भारत को सहयोग प्रदान किया था। चाहे हम इसके अलावा कनेक्टिविटी पार्टनरशिप की बात करें, चाहे हम BBIN कॉरिडोर की बात करें, चाहे हम रेल, सड़क और जल मार्ग की बात करें, भारत बांग्लादेश संपर्क को सुदृढ़ करने में शेख हसीना की सरकार ने आधारशिला बना के रखा। लेकिन यही एक बात और भी था जो कट्टरपंथ को लेकर था। साथियों, कट्टरपंथी और उग्र जो भी तत्व थे जो कि भारत विरोधी थे बांग्लादेश में, उनको भी नियंत्रित करने का काम जो है वो हसीना सरकार ने किया। हसीना सरकार ने भारत के हितों को जो है वो उसकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की। इसलिए आप इस बात को समझ लीजिए कि हसीना केवल एक नेता नहीं है,
वो दक्षिण एशिया में भारत की पूरी रणनीतिक संरचना का अभिन्न हिस्सा रही हैं और आज जब उनके प्रत्यर्पण की बात हो रही है तो ये केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं, यह भू राजनीतिक यानी कि जियो पॉलिटिक्स का अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च दांव खेले जाने वाला एक खेल जो है वो बन चुका है। अब समझना होगा प्रत्यर्पण को लेकर, क्या अगर भारत कह रहा है कि हम इस पर विचार करेंगे, हम इस पर सोचेंगे, तो क्यों कहा जा रहा है? साथियों, सबसे पहले आप मैप देखिए और मैप से आप चीजों को और आसानी से समझ सकते हैं। आपको भारत दिख रहा है, यहां नेपाल दिख रहा है। कल हम लोगों ने नेपाल पर चर्चा की थी और बताया था कि किस प्रकार से नेपाल को अमेरिका 6 हेलीकॉप्टर दे रहा है और किस प्रकार से CIA नेपाल में जितना सक्रिय हो रहा है। नेपाल का भविष्य बहुत अलग टाइप से है। नेपाल का भविष्य में भी हो सकता है कि आपको बहुत उठापटक नेपाल में देखने को मिलेगा। नेपाल में सरकार नई है, युवाओं को लग रहा है कि युवाओं की चुनी हुई सरकार है, लेकिन नेपाल की सरकार का नियंत्रण कहीं और से हो रहा है। वही बांग्लादेश, वही श्रीलंका, वही पाकिस्तान में सब कुछ वही हो रहा है, यानी कि डोर कहीं और से जो है वो खींची जा रही है। साथियों, और भारत के लिए चिंता का विषय है कि भारत के पड़ोस में अगर इस प्रकार की अस्थिरता रहेगी तो भारत की सीमाएं जो हैं वो असुरक्षित हो सकती हैं। साथियों, बांग्लादेश की सीमा जो है वो वेस्ट बंगाल, मेघालय से जो है वो लगी हुई है ना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मिजोरम, त्रिपुरा के साथ भी जो है इसकी सीमा लगी हुई है और भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। अब हमें यह ध्यान देना होगा कि भारत ने जब ये बात कहा है कि मामला विचाराधीन है, यानी कि भारत सीधे सीधे समर्पण नहीं करने की बात कर रहा है। भारत कह रहा है कि ठीक, हम इस पर विचार करेंगे। तो ये एक रणनीतिक संकेत भी हो सकता है कि भारत क्या कह रहा है, भारत बिना बोले क्या कहना चाहता है। साथियों, भारत ने रास्ते बंद में नहीं किए हैं। भारत ने कहा कि हम बातचीत के लिए हम रास्ता खोल रहे हैं और भारत ये दिखाना चाहता है कि वह टकराव नहीं, वो संवाद चाहता है और नई सरकार के साथ वह रिश्ते को बिगाड़ना भी नहीं चाहता है, बल्कि नई सरकार के साथ रिश्तों को बिगाड़ने के बजाय उन्हें नए आधार पर आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है। वह संबंधों को रीसेट करना चाहता है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में एक तरफा निर्भरता बनी थी, अब भारत उसे संतुलित, व्यवहारिक बनाना चाहता है। लेकिन वास्तविक बढ़त किसके पास है? तो वास्तविक बढ़त जो है वो भारत के पास है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शेख हसीना जो है वो भारत में है, यानी कि अंतिम निर्णय जो है वो भारत के हाथ में। इसलिए इसे केवल कानूनी प्रक्रिया मत समझिए, यह एक कूटनीतिक चाल है, डिप्लोमेटिक मूव जिसे कहा जाता है। यहां भारत कुछ खोए हुआ भी अधिकतम रणनीतिक लाभ यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेटेजिक गेन लेने की स्थिति में जो है बना हुआ है। साथियों, भारत के लिए शेख हसीना केवल एक पूर्व प्रधानमंत्री नहीं, वो एक रणनीतिक संपत्ति है और भारत के लिए उनकी अहमियत यह है कि कट्टरपंथ विरोधी सुरक्षा सहयोगी हो। हमने कहा कि उनके कार्यकाल में बांग्लादेश की धरती का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए बहुत कम हुआ। शेख हसीना के कार्यकाल के पहले आपको याद होगा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा क्षेत्र है जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में उग्रवादी समूह काफी सक्रिय थे, इनका दबदबा बना हुआ था। लेकिन शेख हसीना के समय ये सक्रिय उग्रवादी समूहों के ऊपर दबाव बनाया गया और जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा जो है वो काफी मजबूत हुई। इसके अलावा भारत जो है वो पूर्वोत्तर के राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए बांग्लादेश के माध्यम से एक गेटवे बना, यानी कि बांग्लादेश, माफ कीजिएगा, एक गेटवे बना किसके लिए? भारत के लिए। चाहे वो रेल की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, चाहे जल मार्ग परियोजनाओं की बात करें, और कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार हुआ। इसके अलावा चीन को संतुलित करने का भी एक जो है वो जरिया बना, क्योंकि साउथ एशिया में चीन जिस प्रकार से अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, हसीना सरकार ने उसे संतुलित रखने का कार्य किया। उन्होंने ये दिखाया कि उनका झुकाव पूरी तरह से चीन में नहीं है, जैसे अभी वर्तमान सरकार की है, या चाहे हम मोहम्मद यूनुस का कार्यकाल देखें, शेख हसीना के बाद जब कार्यवाहक उनको सारी जिम्मेदारी दी गई थी तो चीन की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव था, लेकिन शेख हसीना ने इस चीज को रोक के रखा, जिससे कि भारत को रणनीतिक ब्रीथिंग स्पेस जो है वो मिला। इसलिए रणनीतिक विशेषज्ञ एक बात साफ कहते हैं कि हसीना केवल एक भगोड़े का मुद्दा नहीं है, वह एक भू राजनीतिक संपत्ति है। और अगर भारत हसीना पर फैसला लेता है तो सिर्फ एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होगा, वो साउथ एशिया में सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और पावर बैलेंस तीनों को प्रभावित करने वाला फैसला होगा। साथियों, इस टॉपिक को अगर हम
पाकिस्तान और चाइना के एंगल से भी अगर देखें तो इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी होगा कि अगर हम पाकिस्तान और चाइना के एंगल से देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि नई ढाका नेतृत्व की जो शुरुआती गतिविधि दिख रही है वो चाइना के साथ संपर्क बढ़ाते हुए दिख रही है, पाकिस्तान के साथ संवाद बढ़ाते हुए दिख रही है। और ये सीधे सीधे दिल्ली के लिए एक संकेत है कि अब बांग्लादेश केवल द्विपक्षीय मुद्दा नहीं रहा, अब वह रणनीतिक मंच बन सकता है, स्ट्रेटेजिक थिएटर के रूप में काम कर सकता है, जहां बड़ी शक्तियां अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेंगी और यहीं से साउथ एशिया में नया ग्रेट गेम जो है वो शुरू हो सकता है। नया ग्रेट गेम, ये जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग मैंने कल नेपाल वाले टॉपिक पर भी डिस्कस किया था। साथियों, द ग्रेट गेम की अगर हम बात करें तो 1846 से 1900 के बीच में ब्रिटिश और रशियन एक्सपेंशन का था। लेकिन आज जब हम ग्रेट गेम के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्रिटिश की जगह पर यूएसए और रशिया की जगह पर चाइना, ये दोनों क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। तो हमने कहा कि अब जो समय है वो क्या हो चुका है, ये नया ग्रेट गेम की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। अगर भारत शेख हसीना का प्रत्यर्पण करता है तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि अवामी लीग जो है कमजोर हो सकती है और भारत का रणनीतिक प्रभाव जो है वो भी कमजोर हो सकता है और लंबे समय के लिए भारत को जो है वो स्ट्रेटेजिक लॉस संभव है। अगर भारत प्रत्यर्पण नहीं करता है तो ढाका के साथ जो है वो अविश्वास और भी ज्यादा भारत का बढ़ जाएगा। बांग्लादेश की राजनीति में एंटी इंडिया नैरेटिव फिर से जो है मजबूत हो जाएगी और इससे पूर्वोत्तर के क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों को जो है या भारत की जो भी सीमा क्षेत्र है वहां बांग्लादेश उग्रवादी या घुसपैठ की जो समस्या है उसको बढ़ा सकता है। यानी स्थिति साफ है, कोई भी विकल्प जो है वो भारत के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और हर निर्णय के साथ भू राजनीतिक जो लागत है, जिसको हम जियो पॉलिटिकल कॉस्ट कहते हैं, वो जुड़ा हुआ है। साथियों, अब एक और सबसे ज्यादा दिलचस्प संकेत क्या है कि इनको लेकर जो चर्चाएं होंगी, क्योंकि कहा गया है कि रास्ते खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, यानी कि जो चर्चाएं होंगी वो हाई लेवल टॉक्स होंगी, वीजा नियमों में सहजता होगी, लगातार कूटनीतिक संवाद होगा और ये सब इस बात को दिखाते हैं कि मामला टकराव से निकलकर बातचीत और सौदेबाजी में जो है प्रवेश कर चुका है। और इसलिए समझ लीजिए कि प्रत्यर्पण शायद अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह एक रणनीतिक औजार हो सकता है और यही साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स का असली खेल होगा, जहां फैसले अदालत में नहीं रणनीतिक समीकरण यानी कि स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में जो है वो होंगे। उम्मीद करता हूं कि बातें आप सभी को जो है वो समझ में आ रही होंगी। साथियों, ये कहानी किसी शरण लिए हुए नेता की नहीं है, यह साउथ एशिया के पावर चेसबोर्ड की कहानी है। भारत शेख हसीना को सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखता है। और इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि हसीना का प्रत्यर्पण होगा कि नहीं, असली सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश आने वाले समय में एक नया भू राजनीतिक रणक्षेत्र बन रहा है। जैसे 20वीं सदी का ग्रेट गेम अफगानिस्तान की धरती पर अमेरिका ने खेला, तो क्या 21वीं सदी का ग्रेट गेम ढाका के जमीन पर अमेरिका खेल रहा है, या 21वीं सदी का नया ग्रेट गेम शायद ढाका में लिखा जा रहा है? आपको क्या लगता है? आप सोच समझकर अपने विचार जो है वो हम तक अवश्य पहुंचाइए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ चुके होंगे। तो फिर देर किस बात की, तुरंत कमेंट कीजिए और अपनी राय को रखिए हमारे सामने और अपना ध्यान रखिए। और साथियों, फिर से वही बात कि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट तो करना ही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।